हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल का ये पहला पार्ट है दोस्तों। इससे कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों, गैस से संबंधित में और उसके मंडल के संबंधित में। ये कौन सा मंडल होता है, जहाज़ें कहाँ उड़ती हैं, या ओजोन लेयर कहाँ पाए जाते हैं, या फिर सभी उल्काएँ आकर कहाँ जलती हैं। तो इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछता है। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। नमी का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नमी का माप मतलब जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है उसके माप हम कैसे करते हैं? ए कंपास द्वारा, बी हाइग्रोमीटर द्वारा, सी टैक्सीमीटर द्वारा, डी पेरिस्कोप द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? नमी, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी है उसको नापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? दोस्तों, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल यानी ए। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। किसके द्वारा सूर्यताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? किसकी तरह सूर्यताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? आंसर हो जाएगा जलवाष्प, वायुमंडल, ऊष्मा या हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प द्वारा। यानी जलवाष्प क्या करता है? जलवाष्प क्या करता है? पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना तो अधिक ठंड होने देती है। इसीलिए जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंबल। कंबल के रूप में ये कार्य करता है, क्योंकि ये पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देती है ना तो अधिक ठंड होने देती है। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल की कुछ परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? तो मौसम की जो सभी परिघटनाएं होती किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। और इसी क्षोभ मंडल को संवहनी मंडल भी कहा जाता है। इसे ही आंधी तूफान का मंडल भी कहा जाता है। इसे भी सभी मौसमों का परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो यानी बहुत ढेर सारे नाम है क्षोभ मंडल के। और ये हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले मतलब सबसे निचला पार्ट है। यानी अगर ये हमारा वायुमंडल है, देखिए ये है ना, तो यानी ये वाले ये सब क्या है? यहाँ पे सब बादल बनते हैं क्षोभ मंडल में, और सभी आंधी तूफान इसी में चलते हैं। आंधी तूफान सब क्या चलते हैं? इसी में चलते हैं। और जितने ओलावृष्टि होती है सब इसी में होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 16 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर रहेगा क्षोभ मंडल। वायुमंडलीय दाब में यदि किसी पात्र में किसी गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कितना बढ़ जाता है? इसका मतलब ये है, इसका आंसर हो जाएगा 1/273 तक बढ़ जाता है। 1/273 तक बढ़ जाता है। बात करते हैं छठे प्रश्न की। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? तो ओजोन छिद्र किसके मौजूदगी में होता है? ए सीसा, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पैराबैंगनी प्रकाश। आंसर हो जाएगा सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा सी यानी ओजोन परत को जो हानिकारक पहुंचाती है वो कौन सी गैस है इसमें? उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। दोस्तों, CFC कहाँ से निकलती है? जितने भी शीतलक प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों से, डिस्पेंसर से, डिफ्रीजर से, इन सब चीज़ों से निकलता है। आठवां प्रश्न है, मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण। क्या बोला जाता है? जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा। नौवां प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? तो सूर्य के वायुमंडल में किसकी अधिकता रहती है? सबको पता है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर हीलियम, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? समताप मंडल के द्वारा, क्षोभ मंडल द्वारा, आयन मंडल के द्वारा या बहिर्मंडल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी मौसम संबंधी परिघटनाएं होती है दोस्तों, याद रखिएगा क्षोभ मंडल। तो इस प्रकार के आंसर क्या हो जाएंगे? क्षोभ मंडल। 11वां प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ऊंचाई बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब की बात कर रहा है यहाँ, तापमान की बात नहीं कर रहा, दाब की बात कर रहा है। तो दाब क्या हो जाता है? दाब घटता है। दाब, वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता रहता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? अब सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड द्वारा। और कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा किस प्रक्रिया द्वारा, कैसे? तो उसको आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा।
13वां प्रश्न है, ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका या अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। 14वां प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी का क्या कारण है? तो देखिए, जो समताप मंडल में ओजोन मौजूद है वो क्या कारण है इसमें? तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, या प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है, हाल के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, या जेट की यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति करती है? इसका आंसर एक हो जाएगा ए, यानी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन? तो सबको पता है किस कौन करता है? ओजोन गैस, यानी ओजोन लेयर जो होता है वो क्या करता है? जितनी भी पराबैंगनी किरणें होती है वो सबको अवशोषित करती है। 16वां प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है? पराबैंगनी विकिरण से, एक्सरे किरणें से, गामा किरणें से या बीटा किरणें से? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, यानी जहां भी ओजोन लेयर की बात आएगी वहां पे हो जाएगी पराबैंगनी किरणें और अल्ट्रा या CFC गैस की बात हो जाएगी। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है? तो बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है? तो आंसर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु के द्वारा कोलाइडी परीक्षण है ये बादल। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, प्रकाश की गति के लिए? आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। हम डेसिबल का मापक क्यों करते हैं, किसमें करते हैं? ध्वनि की तीव्रता के लिए। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? यानी सभी रेडियो तरंगीय जो वायुमंडल परावर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयन मंडल, यानी आंसर सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके परिणाम है? किसका परिणाम है? अम्ल का, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने का, या धुआं का, या वर्षा का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यानी निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो हमारे देश में अब हर सभी देश लगभग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन ज़्यादा करते हैं, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। 21वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? यानी कौन सा गैस इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जब बात करेंगे तो उसके लिए आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 22वां प्रश्न, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत देता है? भूस्खलन का, भूकंप का, बाढ़ का या तूफान का? जब वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आती है तो किसका प्रमाण होता है? वो प्रमाण होता है तूफान का। ठीक है, किसका प्रमाण होता है? तूफान का प्रमाण होता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? देखिए, गर्म होने के कारण, या जलवाष्प के कारण, सबसे हल्की गैस होने के कारण, या सबसे भारी गैस होने के कारण? तो जो हाइड्रोजन नहीं पाई जाती वो इसलिए नहीं पाई जाती कि चूंकि सबसे हल्की गैस है, इसलिए नहीं पाई जाती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें वर्तमान से कम हो जाएगा, यानी तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, तापमान कम हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? वाष्पन से, गैसों से, ओजोन परत से या विकिरण से? तो जो वायुमंडल में जो गर्मी आती है कहाँ से आती है? ये प्रकाश का जो विकिरण आता है हमारे धरती तक ना, उसके कारण होता है। ठीक है, विकिरण के द्वारा, यानी 25 का डी। 26वां प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा, दलहनी फसलों पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल के किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन से ही पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है, ये सबको पता है। 27वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जा सकती है? इसमें वह कौन से जीव है जो नाइट्रस ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों या नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन की पैदावार की जा सकती है इसके द्वारा? तो क्या है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी बैक्टीरिया के द्वारा, यानी डी, सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। 28वां प्रश्न, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? तो वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल या समताप मंडल?
मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये हमारी पृथ्वी ये 5 परतें होती हैं। इसमें कौन सा, ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षमताप क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, ये है आयन मंडल, और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक अक्रिय गैस पाई जाती है उसको बोलते हैं आर्गन। तो इसमें आंसर दिया है, आर्गन दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 30वां प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, यानी ओजोन मंडल में, वायुमंडल में जो ओजोन का कम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ठीक है, यानी अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कम उत्पादित करेंगे तो हमारा ओजोन लेयर बच सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 31वां प्रश्न 31 है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंगे किसमें संचरण करते हैं, वो वायुमंडल इसमें कौन सा है, वायुमंडल कौन सा पार्ट है, कौन सा स्तर है, उसको बोलते हैं डी यानी आयन मंडल। 32वां प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? हमवहन, अवशोषण, संवहन या अभिवहन? आंसर हो जाएगा डी, अभिवहन। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है अल्फा बीटा पैराबैंगनी सौर विकिरण द्वारा या किरण द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराबैंगनी सौर विकिरण के द्वारा, सी। 34वां प्रश्न, बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? तो दोस्तों जो बादल तैरते हैं ना, तो वो अपने अल्प घनत्व के कारण, यानी उनकी डेंसिटी कम होती है और बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से वो वायुमंडल में तैरने लगते हैं। और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, तब जाके दोनों टकराने से क्या होता है, बादल वर्षा होती है और फिर आपस में आवाज़ करती है, तो जिसको हम बोलते हैं बादल गरज रहा है। ठीक है। 35वां प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन ऑक्साइड? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सा है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 35 का ए। 36 है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? तो ये कौन सी हो जाएगी आंसर? तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी को परावर्तित करती है वो रेडियो तरंगों को, वो है आयन मंडल। सभी रेडियो तरंगे जो विचरण करती है कहाँ पर? आयन मंडल में। 37वां, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए, क्रमशः कम हो जाए, या क्रमशः बढ़े, या सहसा बढ़े? तो जब वायुमंडल का जो दाब होता है ना वो कम हो जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि अब तूफान आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, सहसा कम हो जाए। 38वां प्रश्न है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव उबलने लगता है, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव नहीं उबलता है, या द्रव गिरने लगता है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव उबलने लगता है, द्रव उबलने लगता है यानी ए। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? हाइड्रेट, क्लोरीन, कार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? वायुमंडल का अंग कौन सा नहीं है इसमें? इसमें कौन सा नहीं है? क्लोरीन। ये क्लोरीन हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, क्लोरीन। 40वां प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प को अधिकतम मात्रा प्रतिशत कितना है? तो देखिए वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो 3 से 4% तक विचरण करती है, यानी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उन्हीं 3 से 4% के बीच में सोचिए कितनी वर्षा करती है हमारे ये जितने जलवाष्प होते हैं ये सारे वर्षा करते हैं, इसी 3 से 4% पूरे वायुमंडल में मौजूद रहता है। अब 41वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल के किस गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होता है? मैंने पहले बताया, आप भी बता दें फिर, कि इसका जो बढ़ना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से होता है। 42वां है, जब हाइड्रोजन से भरा हुआ कोई गुब्बारा छोड़ा जाए तो ऊपर जाने के साथ साथ फैलता है और वायुमंडल में कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद फट भी जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से भरा होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, या ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बराबर हो रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, यानी सी। वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषण करती है अंतरिक्ष किरणों का अवशोषण, रेडियो तरंगों का अवशोषण, या वायुमंडल का तापमान नियमित या पैराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, डी। 44वां है, ओजोन में होती है केवल मीथेन, केवल नाइट्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल ऑक्सीजन? तो देखिए
ओजोन जो है वो भी एक ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप होता है, ठीक है ना, जो पैराबैग्निक किरणों को हमारी पृथ्वी तक आने से बचाती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। 45वां प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? सबसे प्रचुर घटक यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक है इसमें? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो है 78.07% कौन है, वो है नाइट्रोजन। अगर वहीं बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की तो 20.93% ना, तो यानी आंसर हो जाएगा 20.93%। तो सबसे अधिक कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी सी। 46वां प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? ओजोन परत का ह्रास, जहरीली हवा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, या ऑक्सीजन में प्रदूषण। इसका मतलब यह है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, समझिएगा। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब विलीन हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 47वें प्रश्न की। क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे तप्त भाग है, क्योंकि, यानी जो क्षोभ मंडल है सबसे तप्त भाग है हमारे वायुमंडल की, क्यों ऐसा होता है? देखिएगा, यह शनि के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं, शनि बहुत दूर है। यह सूर्य के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, तो ये भी कम कारगर है, यानी कि सूर्य के पृष्ठ से तप्त नहीं होता है। यह बुध के पृष्ठ यानी बुध के लेयर से तप्त हो जाता है, यह भी गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत। अब ये देखिए, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब सूर्य की किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी तक, उसके बाद क्या होता है, जितने घर, दीवार और जितने धरती हैं वो सब क्या होते हैं, हीट होते हैं। हीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे नीचे पाई जाती है, तो जिसके कारण पृथ्वी हीट हो जाती है, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो आकाश में जो नीला रंग वो होता है, प्रकट होता है, तो उसके क्या परिघटना होता है, उसे बोलते हैं विकिरण, पारदर्शी, या फिर तरंगदैर्घ्य, या प्रकीर्णन, उसे कहते हैं प्रकीर्णन, यानी आंसर डी हो जाएगा। 49वां है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो वायुमंडलीय जो हवा रखी जाती है पृथ्वी पर कैसे रखी जाती है, गुरुत्व, यानी गुरुत्व के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। 50वां है, पृथ्वी के तल के निकट वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? तो जो तीसरी परत वो कौन सी है, देखिए, अब ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिएगा कि मैंने पहले बताया, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारे मंडल है, 5 मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये आयन मंडल, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तीसरा वाला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मध्य मंडल, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, मध्य मंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए मध्य मंडल, मीजोस्फीयर दिया है यानी मध्य मंडल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य मंडल। दोस्तों ये रहा आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण वायुमंडल संबंधित यानी पर्यावरण का जो ये पार्ट था। अब दोस्तों इसी तरीके से हम आगे चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।